Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. Vandana Gupta and now I am going to start question number 31 from December 21 Home Science Net paper. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31. Give the correct sequence of cotton spinning system. Drawing, carding, blending, roving, spinning, picking. अब यहाँ पर इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं. कपास कताई प्रणाली का सही क्रम है आरेखन, संधूलन, सम्मिश्रण, आमोटन, कताई और समाहरण. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा आंसर. तीसरा यहां पर ओके, तो ये है इसका तीसरा आंसर सही है, CFBADE. तो चलिए देखते हैं, हिंदी में पहले देख लेते हैं. सी यानी कि सबसे पहले आ जाएगा सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग. ओके, फिर आएगा एफ यानी कि समाहरण, फिर आ जाएगा बी संधूलन, देन ए आरेखन, उसके बाद में आएगा आपका डी आमोटन और फिर कताई. तो चलिए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं. यानी कि सबसे पहले ब्लेंडिंग, उसके बाद में पिकिंग, ओके, देन CF, ओके, BADE, ओके. तो फिर आ जाएगा कार्डिंग, ड्राइंग, रोविंग और लास्ट में आएगा स्प्रिंग. या तो स्प्रिंग तो आपको पता ही है, ये सबसे लास्ट में ही होता है. फिर उसके बाद में आते हैं 32 क्वेश्चन पर. गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ द बॉडीज इनटू 2 फ्रेंच डार्ट्स. तो यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. तो हिंदी में देख लेते हैं, इसके बाद में इसको हम सीक्वेंस में लगाते हैं. कुर्ती की कमर प्रासक का 2 फ्रांसीसी प्रासक में परिवर्तित करने का सही क्रम दे. अब यहाँ पर जो प्रासक है इसका मतलब डार्ट है, यानी कि जो वेस्ट डार्ट है उसको 2 फ्रेंच डार्ट में परिवर्तित करने का सही क्रम यहाँ पर इन्होंने पूछा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चौथा आंसर. देख लेते हैं, ये आपका चौथा आंसर है AFBECDE. तो यहाँ पर इसको हिंदी में ही देख लेते हैं, हम आपको इंग्लिश में बताते ही चलेंगे. AF यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, सामने की कुर्ती का अनुरेखण करेंगे. ठीक है, अनुरेखण का मतलब है कि उसका हम जैसे कार्बन तैयार करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हम उसका अनुरेखण करेंगे. इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं ट्रेस करना. ओके, तो ट्रेसिंग पहले करेंगे, अनुरेखण करेंगे, उसके बाद में आ जाएगा एफ यानी कि फ्रांसीसी प्रासक के लिए रेखा खींचे. यानी फ्रांसीसी प्रासक का मतलब हो गया फ्रेंच डार्ट, तो फ्रेंच डार्ट के लिए फिर रेखा खींचेंगे. यानी कि पहले हम ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद में फ्रेंच डार्ट के लिए लाइन खींचेंगे और उसके बाद में करेंगे स्त्री का पता लगाएंगे और आवश्यक जो फ्रेंच डार्ट है उसकी संख्या के लिए रेखा खींचेंगे और उसके बाद में हम डार्ट्स को छोटा करेंगे और डार्ट जो रेखा है उसके अंत को शीर्ष से जोड़ देंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसको जोड़ देंगे. उसके बाद में आ जाएगा जो फ्रेंच डार्ट है रेखा पर, वही जहां पर हमने रेखा जो खींची हुई है उस पर कट कर देंगे. कट करने के बाद में कमर की जो डार्ट है उसको बंद कर देंगे और लास्ट में आ जाता है आपका डार्ट नियंत्रण को समान रूप से वितरित करें. तो ये आपका हो गया इतने ऑप्शन, ये सही क्रम में हमने लगा लिया है. अब आते हैं 33 क्वेश्चन पर कि सहरुग्न का मतलब होता है, सहरुग्न यानी कि अकमॉर्बिड, इंग्लिश में कमॉर्बिड बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है, राइट आंसर है पहला. ठीक है, तो कमॉर्बिड का मतलब है यहाँ पर दिया गया है a disorder or condition that may occur with another disorder or condition, यानी कि एक विकार या स्थिति जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ हो सकती है. यानी जब भी हमें कोई एक डिजीज होती है, कोई भी एक प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ साथ में हमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं. तो यहाँ पर चलिए हम इसको देख लेते हैं. द टर्म कमॉर्बिड, द टर्म कमॉर्बिड हैज 3 डेफिनेशन, यानी 3 डेफिनेशन है इसकी. पहला है टू इंडिकेट अ मेडिकल कंडीशन एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली विद अनदर कंडीशन इन अ पेशेंट. यानी कहने का मतलब है कि ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसकी जो कि साथ साथ में चल रही है, ठीक है,
एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ में चल रही है ऐसी मेडिकल कंडीशन, बट वो दूसरे कंडीशन पर जो है डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है, बल्कि वो अलग प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर इसके बाद में जो दूसरा है, टू इंडिकेट अ मेडिकल कंडीशन इन अ पेशेंट दैट कॉजेज इज कॉज्ड बाय और इज अदरवाइज रिलेटेड टू अनदर कंडीशन इन द सेम पेशेंट, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी मेडिकल कंडीशन या तो उसकी वजह से जो दूसरी कंडीशन हुई है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो वो पहली वाली कंडीशन है वो किसी और कंडीशन के कारण से हुई है, या फिर एक दूसरे से जो कंडीशन है वो एक दूसरे से संबंधित है। सेम पेशेंट में जो है जो दोनों कंडीशन है वो एक दूसरे से संबंधित है, जबकि भी जो पहला डेफिनेशन था उसमें क्या था कि साथ साथ में चल रही थी दोनों प्रॉब्लम, लेकिन वो एक दूसरे से संबंधित नहीं थी। इंडिपेंडेंटली का मतलब है अलग अलग। ओके, दूसरे में कह रहा है कि एक दूसरे से संबंधित हो सकती है, रिलेटेड टू अनदर कंडीशन, यानी कि जो एक कंडीशन है दूसरी कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, संबंधित हो सकती है। तीसरा कह रहा है कि टू इंडिकेट टू और मोर मेडिकल कंडीशंस एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉजल रिलेशनशिप, यानी कि दो या फिर दो से अधिक जो मेडिकल कंडीशन है जो कि साथ साथ में चल रही हैं, उनके बीच में कोई भी कारण संबंध होने के बावजूद जो भी तब भी वो एक साथ चल रही हैं। ठीक है, यानी कि उनमें कोई जो कारण संबंध है वो ना होने के बावजूद, यानी कि उसको अगर छोड़ दिया जाए उसके बिना, उसके बावजूद भी जो है वो एक दूसरे के साथ साथ में चल रही है। यानी कि आप सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिंपल दिया हुआ है वो है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी मेडिकल कंडीशन या फिर ऐसी बीमारी या फिर ऐसी स्थिति जो कि किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ में हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज के साथ में, क्या आपने देखा ही होगा कि डायबिटीज अगर हुआ है उसके साथ साथ में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और जरूरी नहीं है डायबिटीज की वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, उसका दूसरा रीजन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायबिटीज के साथ भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अलावा अलावा और बहुत सारी डायबिटीज साथ में, और जैसे ओबेसिटी होती है जिनको मोटापे की दिक्कत होती है, तो मोटापे की दिक्कत के साथ साथ में उनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से यानी कि एक कंडीशन है उसके साथ साथ में दूसरी कंडीशन भी साथ में हो सकती है, उसी को कोमॉर्बिड बोलते हैं। चलिए अब आते हैं 34 क्वेश्चन पर। अ फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसे कि एएसडी बोल रहे हैं, अटेंड्स अ जनरल एजुकेशन क्लास फुल टाइम विद सपोर्ट फ्रॉम अ स्पेशल एजुकेशन टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड education program team to integrate social skills training into the general academic curriculum for this student। आत्मविभो वर्णक्रम विकार से ग्रस्त पांचवी कक्षा का विद्यार्थी एक विशेष शिक्षा शिक्षक की सहायता से एक पूर्णकालिक सामान्य शिक्षा कक्षा में विद्यमान रहता है। वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम दल हेतु सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका इस छात्र के लिए कौन सा होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं, वो है चौथा, यानी कि ये वाला है। इंक्लूड पीयर टू पीयर सपोर्ट इन द जनरल एजुकेशन क्लास एज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आईईपी, विद्यार्थी के आईपी के भाग के रूप में सामान्य शिक्षा वर्ग में एक सहकर्मी से दूसरे सहकर्मी की सहायता को सम्मिलित करें। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पर ये जो ऑटिज्म डिसऑर्डर की बात यहाँ पर की जा रही है वो है क्या, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑटिज्म को हिंदी में स्वालीनता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाला विकार है, यानी कि दिमाग की प्रॉब्लम है आप कह सकते हो, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, जिस बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, उसके व्यवहार में और उसके संपर्क में जो है प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह या फिर स्वपरायणता भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑटिज्म को ही आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार, यानी कि एक ही काम को बार बार वो दोहराता है, जिनको भी ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है। और ये सब बच्चे के 3 साल होने से पहले ही शुरू हो जाता है। ठीक है, बच्चों में देखा गया है ये ज्यादातर। अब यहाँ पर ये प्रकार है ऑटिज्म के, तो 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपका ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इसे क्लासिक ऑटिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम, और तीसरा है परवेसिव डेवलपमेंटल विकार,
या फिर डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर पहला वाला है, ज्यादातर ये लोगों में देखा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सामाजिक और संचार की प्रॉब्लम है वो आती है। दूसरे साथ इसके साथ साथ असामान्य व्यवहार और रुचियां भी रहती है इन बच्चों में, और इसके साथ में कई सारी बौद्धिक समस्याएं भी आ जाती हैं जिनको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, जो पहले वाला कैटेगरी है। जो दूसरा है एस्पर्जर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के कुछ लक्षण इसमें होते हैं, जैसे कि जो सामाजिक चुनौतियों का प्रॉब्लम है वो रहता है। दूसरे साथ साथ असामान्य व्यवहार और रुचियां, ये भी रहता है इन बच्चे में जिसमें एस्पर्जर सिंड्रोम होता है। बट इसमें ये चीज रहता है कि इनमें जो भाषा संबंधित या फिर बौद्धिक समस्या ये नहीं होती, जबकि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बौद्धिक समस्याएं भी होती हैं बट इसमें नहीं होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यानी आप कैसे सबसे सीरियस जो कंडीशन है वो ऑटिस्टिक है, उसके बाद में उससे कम जो है आपकी एस्पर्जर सिंड्रोम है। और जो तीसरा परवेसिव डेवलपमेंट विकार है, इसमें ऑटिस्टिक के और एस्पर्जर दोनों के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों में जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले लोग हैं उनकी तुलना में जो लक्षण है वो कम होते हैं। ठीक है, और इनकी तीव्रता भी कम होती है। इनमें कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये केवल सामाजिक और संचार की चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। यानी कि इनमें जो संचार की प्रॉब्लम है और जो सामाजिक व्यवहार की प्रॉब्लम है वही सिर्फ प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि सबसे जो सीरियस डिसऑर्डर है इसमें वो है आपका ऑटिस्टिक, फिर उससे कम एस्पर्जर है और उससे कम परवेसिव है। चलिए, अब यहाँ पर अगर इनकी इलाज की बात करें तो वैसे तो कोई इलाज नहीं, बट स्पीच और भाषा थेरेपी के द्वारा, व्यावसायिक थेरेपी, शैक्षिक सहायता, इन सब के द्वारा जो बच्चों और माता पिता को इस समस्या से जो है निजात दिलाई जा सकती है, यानी कि उभरने में मदद किया जा सकता है। चलिए, पहचान इसमें काफी बड़ा दिया गया है, इसको हम अलग से अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम आपको और थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि बहुत डिटेल में अगर हम क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करते हैं तो आपका बहुत टाइम लग जाता है। 35 क्वेश्चन है, इथोलॉजिकल थियरी ऑफ अटैचमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, आसक्ति का आचार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। चौथा आंसर है, यानी कि ये है बाउल्बी। तो ये पहले भी हम जो ये क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है बाउल्बी का, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है बाउल्बी, एरिक एरिक्सन, पैवलॉव है और जीन पियाजे। तो इन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। देखिए, बाउल्बी क्या है, इन्होंने अटैचमेंट थियरी दी थी। ठीक है, अटैचमेंट थियरी दी थी, इसका इनको पायनियर भी कहा जाता है। और इन्होंने मैटरनल डेप्रिवेशन कैन सीरियसली अफेक्ट बेबीज, इसको डिस्कवर किया। मैटरनल डेप्रिवेशन का मतलब है अगर यदि माँ को बच्चे से अलग कर दिया जाए तो बच्चे पर उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने डिस्कवर किया था जॉन बाउल्बी के द्वारा। अब यहाँ पर हर्लो, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया किस पर, रेसस मंकी पर। इन पर एक्सपेरिमेंट किया। अब मंकी पर इस पे इसलिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं तो उनकी काफी चीजें मिलती जुलती होती हैं, तो इस वजह से जो है मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो बाउल्बी ने अटैचमेंट थियरी दी। ठीक है, उसके बाद में हर्लो ने उसको एक्सपेरिमेंट किया किस पर, रेसस मंकी पर किया। उन्होंने क्या किया कि लेबोरेटरी में जो मंकी था उसको ये जो बॉल्बी की थियरी थी, अटैचमेंट थियरी, इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने लेबोरेटरी में रेसिस मंकी के बिहेवियर को एग्जामिन किया। अब उन्होंने क्या किया कि जो बच्चा था, बेबी मंकी था, उसको क्या किया, उसकी माँ से अलग कर दिया। ठीक है, और देखा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जब वो अपनी माँ से अलग होता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है रेसिस मंकी है। अब ये क्या, जो हाथ में वो लिया हुआ ये एक डॉल है। ठीक है, तो जब उन्होंने बच्चे को माँ से अलग किया तो उसके बाद में जो रिजल्ट देखा, और उसको कई दिनों से खाना भी नहीं दिया गया था। ठीक है, ये आप कह सकते हो खाना थोड़ा बहुत जो भी दिया जा रहा होगा, लेकिन उसके पास में एक डॉल थी। ठीक, तो जब रिजल्ट देखा गया तो जो बेबी मंकी था उसने क्या किया, डॉल को प्रेफर किया। जबकि अब चूंकि डॉल तो उसको कोई भी भोजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी खाना नहीं दे रहा है डॉल के द्वारा, लेकिन उसने, बेबी मंकी ने डॉल को प्रेफर किया क्योंकि इट हैज adopted द रोल ऑफ मदर फॉर देम, क्योंकि जो डॉल थी वो उसके लिए एक माँ का रोल निभा रही थी। नहीं, यानी उसने, चूंकि माँ से बच्चे को अलग किया गया था तो डॉल
उसके लिए माँ के समान थी। तो इस वजह से उसने जो है डॉल को प्रेफर किया, ना कि और किसी चीज को। ठीक है, जबकि वो कोई भी भोजन नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी उसने डॉल को प्रेफर किया। तो ये जो है बॉल्बी की अटैचमेंट थियरी थी, जिसको कि हार्लो ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंफर्म किया। उसके बाद में पैवलॉव का नाम आया था। तो पैवलॉव ने क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये दिया था, जिसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग करने, पैवलॉव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग दी गई थी। सॉरी, PAVLAV, पैवलॉव के द्वारा दी गई थी। अब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग इनके द्वारा दी गई, जिसे कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके और भी कई सारे नाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अनुबंधन सिद्धांत यानी कंडीशनिंग थियोरी, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, द ओल्डेस्ट थियोरी ऑफ लर्निंग। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिस्पॉन्स थियोरी। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशन रिफ्लेक्स थियोरी। और प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि कमिटेड रिस्पॉन्स थियोरी। तो ये सारी आपके पैवलॉव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी दी गई है, उसकी ये नाम है। ओके, फिर उसके बाद में चलिए, तो ये तो हो गया पैवलॉव का। और जीन पियाजे की अगर हम बात करें, तो पियाजे को आप जानते ही हो। ठीक है, उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। और जो आपके एरिक एरिक्सन है, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी हुई है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अ स्पेशल एजुकेशन टीचर इज पार्टिसिपेटिंग इन अ 3 year re-evaluation of a high school student with an intellectual disability. As part of an assessment, the teacher accompanies the student to a store and asks the student to locate and purchase an item. This is an example of which of the following types of assessments? एक विशेष शिक्षक एक उच्च विद्यालय के बौद्धिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी के साथ 3 साल के पुनर्मूल्यांकन में भाग ले रहा है। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शिक्षक छात्र को एक भंडार गृह में ले जाता है और छात्र को एक वस्तु की स्थिति का पता लगाने और क्रय करने के लिए कहता है। या निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण? यहाँ पर ऑप्शन है इकोलॉजिकल, पोर्टफोलियो, ऑथेंटिक या फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये पूछा गया है कि किस तरीके का असेसमेंट है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तीसरा आंसर है यानी कि ऑथेंटिक असेसमेंट है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो यहाँ पर पोर्टफोलियो असेसमेंट दिया गया, उसमें क्या होता है, जो पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट होता है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्टर है या फिर शिक्षक मान सकते हैं, वो क्या करता है, स्टूडेंट को एक पोर्टफोलियो सबमिट करने के लिए कहता है। और वो जो पोर्टफोलियो होता है, उसमें उसने अभी तक यानी कि कोर्स के दौरान जो भी सीखा हुआ है और जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर उसने काम किए हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल उस पोर्टफोलियो में सबमिट करने के लिए जो है टीचर स्टूडेंट से बोलता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंस्ट्रक्टर है यानी कि जो शिक्षक है, वो क्या करता है, उसी पोर्टफोलियो के बेसिस पर जो बच्चे की नॉलेज है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी ग्रेडिंग करता है। तो इस तरीके से वो असेसमेंट करता है पोर्टफोलियो के थ्रू। ठीक है, अब ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है, इससे क्या होता है, जो बच्चे की रियल परफॉर्मेंस है यानी कि कोर्स के दौरान उसने जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, जो जो चीजें उसने सीखी थी, वो सारी आपकी उसकी जो रियल परफॉर्मेंस थी वो फोकस हो जाती है। और साथ साथ में जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो उसकी वीकनेस है, वो भी सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। एडवांटेज की बात करें तो रियल टाइम फीडबैक होता है बच्चे का जो भी ग्रोथ और प्रोग्रेस है। और उसके साथ समय टीचर को भी टू एसेस इंडिविजुअल टैलेंट यानी कि इंडिविजुअल टैलेंट को एसेस करने में ये मददगार साबित होता है। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें इसकी, तो चूंकि ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ये हाईली सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इंडिविजुअल पर काम करता है, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। उसके बाद में आता है ऑथेंटिक असेसमेंट, जो कि आपका राइट आंसर है। तो ऑथेंटिक में क्या होता है, ये एक रियलिस्टिक मेथड ऑफ इवेल्युएशन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट है उनको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम में रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, और उसके बाद में उनसे कहा जाता है कि आप जो है, जो प्रॉब्लम है यानी कि जो सिचुएशन उनको दी गई है, जो समस्या उनको दी गई है, उसे अपने नॉलेज के द्वारा उसका समाधान करें, रिजॉल्व करें। ठीक है, अब क्या होगा, जब बच्चे को किसी समस्या का समाधान करने के लिए बोला जा रहा है रियल लाइफ सिचुएशन में, तो वो बच्चा क्या करेगा, जो भी उसके पास नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज अपने उस काम में लगा देगा।
ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, जब अपनी जितना भी उसने अभी तक सीखा हुआ है वो सब कुछ अपना उस समस्या का समाधान करने में वो पूरी नॉलेज अपना लगा देगा। इससे जो भी उसके कोर्स कंडक्ट कंटेंट है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसको वो आसानी से बहुत ही क्लियरली वो उसको समझ पाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी नॉलेज उसमें लगा दे रहा है। यानी जो भी उसने कोर्स के दौरान पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट में जो भी चीजें पढ़ी हुई है, सारी की सारी नॉलेज उसमें लगा देगा उस समस्या को सुलझाने में। ठीक है। तो इस वजह से जो ऑथेंटिक असेसमेंट है उसको रियलिस्टिक मेथड ऑफ इवेल्युएशन भी कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो ऑथेंटिक असेसमेंट है, इसका एक पार्ट ये भी है कि बच्चों को एक बिजनेस प्लान डेवलप करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। फिर आता है इकोलॉजिकल जो असेसमेंट है। तो इकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है, क्या चीजें असेस की जाती हैं। तो एक तो कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका जो इकोलॉजिकल असेसमेंट होता है उसमें इकोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। और वही जो इंडिकेटर है वो एनवायरमेंट की क्या कंडीशन है उसको असेस करता है। उसके साथ साथ में अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसका पहले से ही संकेत दे देता है, एक वार्निंग सिग्नल पहले से प्रोवाइड करा देता है, जो इकोलॉजिकल इंडिकेटर यूज किया जाता है असेसमेंट में। उसके अलावा ये जो है कॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि जो भी पर्यावरण में प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण क्या है उसको भी डायग्नोस करता है इकोलॉजिकल इंडिकेटर। ठीक है। तो इसी वजह से जो इकोलॉजिकल इंडिकेटर है उसको जो है ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, कंपोजिशन है इकोलॉजिकल सिस्टम का, इन सब का की जो भी इन सूचना है उसको रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा इंडिकेटर होना चाहिए। ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल असेसमेंट कहलाता है, जिसमें कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिकी, जिसमें कि हमारा पूरा पर्यावरण आ जाता है। चलिए अब आते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए, इंटरव्यू आप जानते ही हो। अब आता है 37 क्वेश्चन, वन ऑफ द रीजंस फॉर यूजिंग ड्रग्स बाय द एडोलसेंट इज, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का कारण क्या है। तो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। ठीक है। यानी जो किशोर बच्चे, एडोलसेंट बच्चे होते हैं जो ड्रग्स का यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने पहला बताया हुआ है प्लेजरेबल फीलिंग, आनंददायक भावनाएं, मैंने कि इसको आनंद प्राप्त करने के लिए वो ऐसा ड्रग्स लेते हैं। फिर है कंपेयर टू यंगर एडल्ट, मिडिल एज्ड एडल्ट हु लॉस्ट देयर जॉब्स, युवा वयस्कों की तुलना में मध्यम आयु वर्ग के वयस्क जो अपनी नौकरी खो देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है पहला, tend to stay unemployed longer and have fewer opportunity for gratifying work as they age। अधिक समय तक बेरोजगार रहने के लिए सहज ही अभिमुख होते हैं और उनके पास उम्र बढ़ने के साथ साथ संतुष्टिदायक काम के लिए कम अवसर होते हैं। इसी वजह से यंगर एडल्ट्स की कंपैरिजन में जो मिडिल एज वाले एडल्ट होते हैं वो अपनी जो है जो जॉब है जब वो खो देते हैं, ठीक है, तो ये होता है। यानी कि जो यहाँ बताया जा रहा है कि अधिक समय तक बेरोजगार रहने के लिए सहज उन्मुख होते हैं, ठीक है, और उनके पास उम्र बढ़ने के साथ साथ संतुष्टिदायक काम के लिए और कम अवसर होते हैं जब वो नौकरी उनकी चली जाती है। तो पहला वाला सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर्स एंड ओल्डर प्री स्कूलर्स रेस्पेक्टिवली व्हेन दे इंडल्ज इन प्ले। नन्हे पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों और पुराने पूर्व विद्यालय विद्यार्थियों का ध्यान का केंद्र क्रमशः क्या होता है जब वे खेल में लिप्त होते हैं। ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, शेयर्ड एक्टिविटीज, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, यानी कि साझा की गई गतिविधियां, विश्वास और साझा रुचि, ये इसका सही आंसर है। फिर है 40 क्वेश्चन, वन ऑफ द रीडिंग रेडीनेस स्किल इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दैट इंक्लूड्स ability to arrange a picture story with events in the correct sequence, ability to tell some personal experience, ability to write his or her name, ability to answer questions about a story which has been read and tell it in simple words। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। पठन तत्परता कौशल में से एक समझ का विकास जिसमें सम्मिलित है घटनाओं के साथ एक चित्रकथा की सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, ठीक,
दूसरा है कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताने की क्षमता, अपना नाम लिखने की क्षमता, सरल शब्दों में पढ़ी और सुनाई गई एक कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता। यहाँ पर पूछा जा रहा है रीडिंग रेडिनेस, रेडिनेस स्किल क्या है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, यानी कि ए, बी और डी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ए यानी कि घटनाओं के साथ एक चित्रकथा की सही क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, ये आपकी रीडिंग रेडिनेस स्किल है, यानी कि पठन तत्परता कौशल में आ जाता है। और बी है कुछ व्यक्तिगत, ए है और बी है कुछ व्यक्तिगत अनुभव बताने की क्षमता, और डी है सरल शब्दों में पढ़ी और सुनाई गई एक कथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की जो क्षमता है, अपना नाम लिखने की क्षमता, तो ये आपकी पठन तत्परता कौशल में नहीं आता है। ओके, चलिए अब आते हैं ईगो सेंट्रिक थॉट्स कैन इन्वॉल्व the lack of awareness that others see things from a different physical perspective, the inability to present their own perspective to others, failure to realize that others may hold thoughts, feelings, and points of view that differ from theirs, being intentionally selfish and inconsiderate. फिर इसके अंदर अहम केंद्रित विचारों में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी ईगो सेंट्रिक जो थॉट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जागरूकता की कमी की, दूसरे एक अलग भौतिक परिपेक्ष से चीजें देखते हैं, दूसरों के लिए अपने स्वयं के परिपेक्ष प्रस्तुत करने की असमर्थता, अनुभव करने की असफलता कि अन्य व्यक्ति भी उनसे अलग विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को रख सकते हैं, जानबूझकर स्वार्थी और अविवेकी होना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है देख लेते हैं, वो है दूसरा, ए और सी ओनली, यानी कि जो अहम केंद्रित विचार होते हैं उनमें क्या चीज सम्मिलित है। तो पहला है जागरूकता की कमी कि दूसरे एक अलग भौतिक परिपेक्ष से चीजें देखते हैं, तो ये कमी होती है। और दूसरा है सी, अनुभव करने की असफलता होती है कि अन्य व्यक्ति भी उनसे अलग विचारों और भावनाओं और दृष्टिकोण को रख सकते हैं। तो ये दोनों जो है प्रॉब्लम आती है जो अहम केंद्रित विचारों वाले लोग होते हैं। इंग्लिश में भी इसको हम बता देते हैं। इगोसेंट्रिक थॉट्स में आपका ए आ जाता है द लैक ऑफ अवेयरनेस दैट अदर्स सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट फिजिकल पर्सपेक्टिव, ये अवेयरनेस की कमी होती है। और सी है द फेल्योर टू रियलाइज दैट अदर्स मे होल्ड थॉट्स, फीलिंग्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू दैट डिफर फ्रॉम देयर्स। तो जो इनके अंदर इगोसेंट्रिक थॉट्स जो होते हैं उनमें ये चीजें रहती हैं। फिर 42 क्वेश्चन है द मेजर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न ग्रोथ आर cephalocaudal principle, proximal distal principle, principle of hierarchical integration, principle of the independence of system. Okay? हिंदी में देख लेते हैं, समृद्धि को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सिद्धांत है सिफेलोकॉडल प्रोजिमोडिस्टल श्रेणीबद्ध एकीकरण का सिद्धांत, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है मेजर प्रिंसिपल पूछा गया है जो ग्रोथ को गवर्न करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पहला है, इसे ये आपको पता ही होगा, ए बी सी एंड डी ओनली, यानी कि सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल भी है, प्रोक्सिमल डिस्टल भी है, श्रेणीबद्ध एकीकरण भी है और प्रणाली की स्वतंत्रता का भी सिद्धांत है, यानी कि चारों ही ऑप्शन सही है। तो जाहिर सी बात है मेजर प्रिंसिपल में चारों आ जाते हैं, सिफेलोकॉडल भी आ जाता है, प्रोक्सिमल डिस्टल भी आ जाता है, प्रिंसिपल हायरार्किकल इंटीग्रेशन भी आ जाता है और इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम भी आ जाता है ना। सिफेलोकॉडल का मतलब जो हेड टू टू डेवलपमेंट होता है, प्रोक्सिमल डिस्टल का मतलब जो सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट होता है, और प्रिंसिपल हायरार्किकल इंटीग्रेशन का मतलब है जो कि एक के बाद हायरार्की के बाद, यानी कि पहले जिसका डेवलपमेंट होगा, यानी आप ये कह सकते हो जैसे कि बच्चे अगर लैंग्वेज का हम बात करें तो पहले क्राइंग करेंगे, फिर क्विंग करेंगे, फिर बैबलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की होती है उनके सीखने की। तो ये सिद्धांत तो वो होता है। और प्रिंसिपल ऑफ जो इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम है, यानी कि इंडिपेंडेंस का मतलब वो डिपेंड नहीं होता है, यानी कि बच्चे का जो भी विकास होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली उनका जो है ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए स्वतंत्र रूप से उनका विकास होता है। अब आते हैं 43 क्वेश्चन पर, विच टाइप ऑफ स्पीच, अगर ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है इसका मैंने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है तो वहां से आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे जो इसके प्रिंसिपल हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा।
43 वहां पर हमने एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझाया हुआ है। 43 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एग्जाम्पल, like the 2 year olds Arjun can say ma bye bye and ball broken. Which type of speech is used in the example when 9-month-old Radha's mother talks to her? She uses short, simple sentence, repetitive words and higher pitches. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस टाइप की स्पीच का यहाँ पर यूज किया गया है। पहला है होलोफ्रेस्टिक, टेलीग्राफिक, इंटरप्रेटेटिव, इन्फेंट डायरेक्टेड। हिंदी में देख लेते हैं। उदाहरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? अन्य 2 वर्ष के बच्चों की तरह अर्जुन कह सकते हैं माँ बाबा है और गेंद टूटी हुई है। उदाहरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? जब 9 महीने की राधा की माँ उससे बात करती तो वह छोटे सरल वाक्यों, आवृत्ति मूलक शब्दों और उच्च स्वराघात का प्रयोग करती। यानी कि यहाँ पर माँ जो भाषा का उपयोग करी उसकी बात बताई जा रही है, और यहाँ पर जो बच्चा 2 वर्ष का जो बच्चा है वो जो बाय बाय और गेंद टूटी हुई है ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार की भाषा का यूज किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की भाषा है। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही है, बी एंड दी ओनली, यानी कि होलो, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर बी और डी है यानी कि तार और शिशु केंद्र। तो इसका हम इंग्लिश में देख लेते हैं, टेलीग्राफिक और शिशु केंद्र यानी कि इन्फेंट डायरेक्टेड। यानी कि आप कह सकते जो माँ बात कर रही है, जो लैंग्वेज का यूज कर रही है वो इन्फेंट डायरेक्टेड है, जो बच्चा यूज कर रहा है माँ बाबा और घी टूटी हुई है वो आपकी टेलीग्राफिक है। ठीक है, टेलीग्राफिक में 3-4 वर्ड्स यूज करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर इसको हम आपको दिखा भी देते हैं। ये जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक जो दिया गया है, लेनन बर्ग्स बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज अटरेंसेस दिए गए हैं और एज दी गई है, यानी कि आप कह सकते हो ये भाषा का उच्चारण दिया गया है और यहाँ पर किस एज पर होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्राइंग, जो बच्चे रोते हैं, तो बर्थ के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पर रोता है। तो ये पहला लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले आपका क्राइंग आता है। फिर क्विंग आता है, 6 वीक्स पर है, बैबलिंग है 6 मंथ है, इंटोनेशन पैटर्न है 8 मंथ है। इसी तरीके से 1 वर्ड का उच्चारण होता है, 2 वर्ड का उच्चारण है, इन्फ्लेक्शन होता है, क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फिर मैच्योर स्पीच 10 साल पर डेवलप हो जाती। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है जो लैंग्वेज उच्चारण जो है और किस एज पर होता है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है, जो इन्होंने लेनबर्ग ने बायोलॉजिकल क्लॉक दी है, तो इन्होंने कहा है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसमें क्या होता है, जो एज ऑफ ऑनसेट है वो अप्रोक्सीमेट होता है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है वो हमेशा फिक्स होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ इवेंट का मतलब है ये जो उच्चारण है, यानी कि जैसे क्राइंग है तो उसके बाद ही क्विंग आएगा, उसके बाद ही बैबलिंग आएगा, यानी कि ये एक सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि पहले बैबलिंग हो जाए उसके बाद में क्राइंग आए उसके बाद में क्विंग आए, हमेशा पहले क्राइंग देन क्विंग देन बैबलिंग उसके बाद में ये सारी चीजें होंगी, यानी कि ये सीक्वेंस में होगा, ये फिक्स होता है। ठीक है, ये फिक्स होती है। जबकि जो एज है यहाँ पर दी गई है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, ये अप्रोक्स रहती है। यहाँ पर जो लिखा गया है एज, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत, जैसे 8 मंथ है तो यहाँ पर 9 मंथ भी हो सकता है, 6 मंथ है तो ये 5 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो एज है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो ये है आपका लैंग्वेज ये आपकी फिक्स होती है। अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है, जैसे जो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, प्री टॉकिंग की स्टेज 0 to 6 मंथ, बैबलिंग 6 से 8 महीना, होलोफ्रेस्टिक 9 से 18 महीना। 2 वर्ड बच्चे होलोफ्रेस्टिक, ठीक है, 9 से 18 महीने पर है, और 2 वर्ड्स ये 18 से 24 महीने पर है। टेलीग्राफ यानी 3 से 4 वर्ड बोल सकते हो 24 से 30 महीने पर, और मल्टी वर्ड का मतलब है 30+ मंथ पर बच्चे सीखते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी जो भी हमने लैंग्वेज आपको बताया है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब 44 क्वेश्चन है, 2 लिस्ट दी गई है, इसको मैच कराना है। बेसिक वर्च्यू दी गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एरिक्सन के साइको सोशल स्टेज दी गई है। ठीक है, बेसिक वर्च्यू यानी होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंसी और फिडेलिटी दी गई है, और यहाँ पर इनके जो है स्टेजेस दी गई हैं, इसको मैच कराना है। तभी मैं आपको इसको पिक्चर में दिखा दूंगी। यहाँ पर मूल गुण यानी कि आशा, इच्छा, उद्देश्य, सामर्थ्य और निष्ठा दी गई है, और यहाँ पर इनके चरण दिए गए हैं। तो इसको हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको आपको दिखा देते हैं चारा।
एक मिनट। तो पहला आंसर इसका सही है, ठीक है, यानी कि ए में थर्ड होगा, आशा में आपका विश्वास बनाम अविश्वास आ जाएगा, बी में फर्स्ट आएगा यानी कि इच्छा जो है वहां पर स्वायत्ता बनाम शर्म आ जाएगा, सी में सेकंड आएगा यानी कि उद्देश्य में पहल बनाम अपराध आ जाएगा, डी में फिफ्थ है यानी कि सामर्थ्य में उद्योग बनाम हीनता, और निष्ठा में आपका आ जाएगा फोर्थ पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, यहाँ से आप आसानी से इसको मैच करा लोगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। हाँ, अब क्लियर आपको दिख रहा होगा। देखिए, विकास अवस्था दी गई है यहाँ पर, यानी कि इनका साइको सोशल क्राइसिस, सॉरी, विकास अवस्था यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ईयर दिया गया है इनका, और यहाँ पर दिया गया है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, ये अवस्थाएं दी गई हैं, और यहाँ पर जो इनके स्टेजेस हैं वो दिए गए हैं। ये मूलभूत गुण हैं, बेसिक वर्च्यू दिया गया है, और यहाँ पर उम्र भी दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन्फेंसी में कैसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास आता है, जिसमें कि आशा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है। इच्छा, जिसे कह सकते हैं ये इनकी मूल वर्च्यू है, गुण है, 2 से 3 साल पर होता है। खेल अवस्था में पहल शक्ति बनाम दोषिता है, ये लक्ष्य है इसका गुण, और 3 से 5 साल पर होता है। इस फिर स्कूल अवस्था पर है किशोरावस्था, तरुणावस्था अवस्था यानी कि अर्ली एडल्टहुड, मध्य वयस्क अवस्था मिडिल एडल्टहुड, और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, जो कि आपके 65 प्लस पर आता है। ये बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर और भी दिए गए, कुछ आपके क्वेश्चन में पूछे गए और यहाँ पर और दिए गए, तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये आपको आगे भी काम आ जाएगा। चलिए, अब आते हैं हम 45 क्वेश्चन पर। यहाँ पर मैच कराना है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट दिया गया, और यहाँ पर लेबल्स दिए गए, एम्ब्रियोनिक, जर्मिनल और फीटल। ओके, तो ये भी पता होगा। और यहाँ पर भी जन्म के पूर्व विकास का विवरण दिया गया है, और इसके बाद में यहाँ पर इसके स्टेजेस दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर इसका देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको मैच करा देते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो दूसरा है, ए में थर्ड है, यानी कि ए का ये जो है आपका यह चरण 8 सप्ताह से जन्म तक रहता है, और इसमें प्रमुख अंगों का विभेदीकरण सम्मिलित है। इसका ये आपकी डिम्बीय अवस्था है। ठीक है, फिर बी में पहला है, निषेचन के बाद 2 से 8 सप्ताह तक, जब प्रमुख अंग और बुनियादी शरीर की रचना विकसित होने लगते हैं। तो इसमें आपका पहला है भ्रूणीय अवस्था, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। पहला और सबसे छोटा चरण होता है जहां यूगेनस गर्भ धारण के बाद पहले 2 हफ्तों की अवधि में जटिल रूप में विभाजित और विकसित होना प्रारंभ करता है। ये आपका दूसरा है, यानी कि जननिक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 8 वीक्स अंटिल बर्थ, यानी कि 8 वीक से लेकर के जब तक जन्म होता है तब तक का, एंड इन्वॉल्व्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स। तो ये आपका फीटल स्टेज है। ठीक है, पीरियड ऑफ फीटस बोलते हैं इसको। और ये जो फ्रॉम 2 to 8 वीक्स फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेजर ऑर्गन्स एंड बेसिक एनाटॉमी बिगिन डेवलपिंग। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है जर्मिनल है, आई थिंक, नहीं सॉरी, बी में फर्स्ट है, एक मिनट। हम्म, तो बी में आपका ये फर्स्ट है, एम्ब्रोयनिक होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो बोलते हैं इसको, 2 से 8 वीक का होता है, और जो पहली अवस्था होती है वो जर्मिनल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो, जो पहली अवस्था है ये वो आपकी होती है बर्थ टू 2 वीक होती है। ठीक है, जर्मिनल, और आपकी जो एम्ब्रॉनिक होती है वो आती है 2 से 8 सप्ताह की होती है, जो फीटल होती है वो लास्ट होती है, यानी कि 8 वीक से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। Arrange the 4 phases of adult development as given by Cohen in sequence। ठीक है, एनकोर, लिबरेशन, मिड लाइफ री इवेल्युएशन, समिंग अप। और यहाँ पर कोहेन द्वारा दिए गए वयस्क विकास के 4 चरणों को श्रेणीबद्ध करें, पुनः पुनः, विमुक्ति, जीवन मध्य पुनर्मूल्यांकन और संक्षेपण।
तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसको भी हम आपको भी दिखा देते हैं। चौथा आंसर इसका सही है CBDA। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पहले मिड लाइफ आ जाएगा, फिर लिबरेशन आ जाएगा, फिर समिंग अप, फिर एनकोर। CBD और A। तो इसको हम यहाँ पर आप तो ये है जीन कोहेन का विजडम एंड क्रिएटिविटी। इसमें दिया गया है 4 स्टेजेस दिए गए हैं थियरी ऑफ मिड टू लेट लाइफ क्रिएटिविटी। री इवेल्युएशन फेज पहला होता है जो कि 50s में होता है। ठीक है, ये 50s में रहता है। इसमें क्या था, रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट अकॉम्प्लिशमेंट एंड फॉर्मुलेट न्यू गोल्स, यानी कि जो उनके पास्ट, जो अतीत में जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो भी उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है, उस पर विचार करते हैं और नए गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। फिर लिबरेशन जो 60s में आता है, 60 साल की उम्र में। तो यहाँ पर वो कुछ भी क्रिएट करने के लिए फ्री होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जितने फेल्योर्स हैं उनको वो झेल चुके होते हैं, यानी कि कह सकते हो असफलता को वो झेल चुके होते, इतना ज्यादा झेल चुके होते, टॉलरेट कर चुके होते हैं कि उनके अंदर और अधिक रिस्क लेने की जो है इच्छा रहती है। ठीक है, 60 साल की जो एज होती है। फिर समिंग अप जो 70s की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, वो जो भी उनके पास जो भी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की थी उसको वो एक साथ करने की उनकी इच्छा होती है कि एक साथ करके उसकी एक स्टोरी तैयार करें। ठीक है, स्टोरी में कन्वर्ट करने की इच्छा होती है जितने भी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। फिर जो इनकोर फेज है वो 80s की फेज होती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो भी उनके अभी अधूरे वर्क बचे हुए हैं उसको वो पूरा करने की इच्छा होती है उनकी, और जो उनकी इच्छाएं हैं, जो भी बची हुई इच्छाएं हैं, उसको भी उन्हें फुलफिल करने की यानी पूरा करने की इच्छा होती है। तो ये जीन कोहेन के 4 स्टेप, री इवेल्युएशन यानी कि दोबारा से उस पर विचार करना, लिबरेशन यानी कि क्रिएट करना, अधिक रिस्क लेना, और समिंग अप का यानी सम करना, सबको एक साथ। एनकोर फेस का मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, चलिए फिर है 47 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थियरी द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग टेक्स प्लेस इन 6 स्टेज, अरेंज दीज स्टेज इन सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इसको अरेंज करना है, 6 स्टेज दिए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर दे लेते हैं, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का है। तो तीसरा इसका सही है FECBDA। ठीक है, तीसरा आंसर सही है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इधर पिक्चर ही दिखा देती हूँ, तो वहां से आप इसको इसको नोट डाउन करके फिर आप आसानी से अरेंज कर सकते हो। थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का है। तो 3 लेवल है इनके, पूर्व परंपरागत जिसे प्री कन्वेंशनल कहते हैं, परंपरागत यानी कन्वेंशनल, और उत्तर परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और यहाँ पर स्टेज दिए गए, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो जो पहला जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसको बोलते हैं आत्म केंद्रित निर्णय, इसके अंदर आते हैं, यानी कि ईगो सेंट्रिक जजमेंट इसके अंदर आ जाता है। और इसमें 2 स्टेज है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। परंपरागत में परस्पर एकजुट अभिमुखता आती है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता आती है, और उत्तर परंपरागत में सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता आती है, और 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता आती है। तो ये 6 स्टेज दिए गए हैं और ये 3 लेवल है इनके। तो इसको आपको वही अरेंज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। अब हमने आपको बता दिया है, आंसर ही बता दिया है। और इसको हम पहले भी, इसके पहले पेपर में भी, जो पुराना पेपर है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है पूरा डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ में, तो वहां पर आप देख सकते हो उसको। 48 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड दूसरा, यानी कि एसर्शन और रीजनिंग दी गई। एसर्शन में दिया गया कम्युनिकेशन सर्व्स टू कंस्ट्रक्ट एज वेल एज रिफ्लेक्ट फैमिली रिलेशनशिप। रीजन दिया गया कि फैमिली मेंबर स्पेंड सो मच टाइम विद ईच अदर, दे यूज एंड अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन शॉर्टकट्स एंड ऑडियो सिनक्रेजीज दैट मे इल्यूड एन आउटसाइडर।
अब यहाँ पर दो कथन हिंदी में देख लो। अभिकथन है कि संचार निर्माण के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है संचार का। तर्क है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ इतना समय बिताते हैं कि वे संचार के सुगम मार्ग और संवेदन वैशिष्ट का उपयोग करते हैं और जो एक बाहरी व्यक्ति को संचार से हटा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सही है दोनों ही चीजें। देख लेते हैं आंसर एक बार। पहला है यानी कि सही है। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 49 क्वेश्चन है कि मास्टर रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोग्राम। नामावली किस कार्यक्रम के तहत तैयार की जाती है? नामावली, ठीक है। तो SGSवाई दिया है, MDM दिया गया, NHM दिया गया और मनरेगा दिया गया। तो किसके अंतर्गत जो है ये मास्टर तैयार किया जाता है? चौथा है यानी कि मनरेगा के अंतर्गत इसको तैयार किया जाता है। जो नामावली तैयार की जाती है वो मनरेगा के अंदर तैयार की जाती है। देख लेते हैं फटाफट। मनरेगा यानी कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम थी रोजगार के लिए। तो यहाँ पर चलिए पहले थोड़ा सा मनरेगा के बारे में देख लेते हैं, फिर मास्टर रोल के बारे में देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम ये जो है आपका, सबसे पहले इसका क्या नाम था? ये था आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, जो कि 2005 में आया था। उसके बाद में इसको चेंज किया गया यानी कि 2010 में नरेगा को का नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया यानी कि इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नरेगा 2005 में आया था और मनरेगा 2010 में। अब इसमें क्या होता है, जो भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला ये रोजगार होता है। और इसमें क्या है, इसमें जो अकुशल श्रम करने वाले व्यक्ति हैं उनको रोजगार दिया जाता है, यानी जिनके अंदर स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, उनको जो है रोजगार दिया जाता है। और ये 100 दिन का रोजगार होता है और गारंटी युक्त रोजगार होता है 100 दिन का। ठीक है, दैनिक रोज बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और परिवहन भत्ता भी, जिसे जिनकी भी अगर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उनको जो है परिवहन भत्ता भी दिया जाता है। और जैसे कि वैसे तो 100 दिन का ये रोजगार होता है, लेकिन जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जनजातीय इलाके हैं, वहां पर इसको 150 दिन का रोजगार किया गया हुआ है, यानी कि वहां पर 150 दिन चलता है। और वैसे नॉर्मली जो है ये 100 दिन का रोजगार होता है। अब जो नरेगा मस्टर रोल बात की गई है वो एक नामावली होती है। उसमें क्या होता है, ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। ठीक है, और इसमें जब आप इसकी साइट पर जाओगे ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तो वहां पर राज्यों की लिस्ट आती है, उसमें से अपना राज्य सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में उसमें से अपना जिला, अपना ब्लॉक और अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद रिपोर्ट में मस्टर रोल विकल्प चुनना होता है। फिर आपका जो काम है उसका नाम और जो MSR संख्या वो सेलेक्ट करना होता है। फिर पूरी लिस्ट जो है खुलकर आ जाती है। अब इसमें क्या होगा, आपका आपको जितना भी दिया जा रहा है, पैसे जो दिए जा रहे हैं, जो रोजगार है, कितना दिन आपने किया है, वो सारी डिटेल इस नामावली में होती है, इसमें फीड रहती है। तो यहाँ पर जाकर के आप अपनी डिटेल को देख सकते हो। इसी को मास्टर रोल बोलते हैं। ठीक है, नामावली यानी कि जितने भी लोग इसमें मनरेगा में काम करते हैं उनका नाम इसमें फीड रहता है, उनका काम भी पूरा फीड रहता है। फिर बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की यानी कि SGSY की। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये जो SGSY स्कीम है, जिसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बोल रहे हैं, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या किया था कि कई सारी जो पहले योजनाएं चलाई जा रही थी, कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, उनको जो है इसमें मर्ज कर दिया गया था और मर्ज करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम दिया गया था। अब इसमें कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज किया गया था, तो ये देख लेते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी कि ट्राइसम, ठीक है, IRDP। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए डोकरा प्रोग्राम जो चल रहा था। ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट सित्रा और गंगा कल्याण योजना और मिलियन वेल स्कीम यानी कि MWS और GKY। तो ये जो प्रोग्राम्स जो कार्यक्रम चल रहे थे, इनको क्या हुआ, इनका रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, known as strengthened by restructuring the existing scheme name। ठीक है, तो ये जो जो प्रोग्राम थे इनको जो है आप कह सकते हो कि इसमें
रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, ठीक है, मर्ज कर दिया गया। उसके बाद में अब जो ये SGSY स्कीम थी, ये आई कब थी? 1999, ठीक है, 1999 में आई थी। ओके, इन सारी जो प्रोग्राम IRDP और ये जितने थे प्रोग्राम सभी नीचे हमने पढ़े हैं, ठीक है, उन सबको मर्ज करके SGSY कर दिया गया। उसके बाद में 1999 में फिर उसके बाद में इसका दोबारा से नाम चेंज हुआ, यानी कि रीनेम किया गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, आजीविका मिशन, ठीक है, इसमें ये नाम इसका चेंज किया गया। और ये कब हुआ? 2011 में, ठीक है। और फाइनली इसके बाद में ये इसको मर्ज किया गया किसमें? DDUAY, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। फाइनली फिर इसको जो है इसमें मर्ज कर दिया गया DDUAY में। ओके, उसके बाद में MDM की बात आती है, तो जो मिड डे मील योजना है तो ये 1995 में आई थी। किसके द्वारा चलाई जाती है? केंद्र सरकार। मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और किसके लिए? ये सरकारी स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये कब चलाई गई थी? ये भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो पहले क्या था कि कच्चे खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते, यानी कि खाना बना करके नहीं दिया जाता था, जब 1995 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन इस पर क्या हुआ, बाद में देखा गया कि बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके स्कूल की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो MDM स्कीम लाई गई थी उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर स्कूल में आए, रोज आए, वो अनुपस्थित ना हो, ठीक है। लेकिन जब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसके बाद में 1 सितंबर 2000 से पका पकाया भोजन बच्चों को प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है, 1 सितंबर 2000 से। फिर उसके बाद में ये सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो प्राथमिक विद्यालय हैं, एजुकेशन गारंटी स्कीम केंद्रों में जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 80% की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि बच्चे अगर 80% उपस्थित हैं तो उस आधार पर एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन पका पकाया भोजन उपलब्ध कराना होता है, ठीक है, 80% अटेंडेंस पर। इसमें जो है जो केंद्र सरकार वो प्रति छात्र प्रति स्कूल दिन 1 रुपए का खर्च देती है, ठीक है। और इसमें जो है जो प्राथमिक विद्यालय में दिए जा रहे हैं उसमें प्रतिदिन कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन बच्चों को देने का प्रावधान किया गया है, जो MDM स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन हर दिन देना होता है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें, NHM जिसे हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में चलाई गई, ठीक है। और इसमें जो है 2 योजनाएं मर्ज हैं। एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि 2005 में शुरू किया गया था, ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि 2013 में शुरू किया गया था। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, इन दोनों को मिला करके नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया। ओके, इसमें मुख्य कार्यक्रम संबंधी जो घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौन कौन है? प्रजनन मात्र नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य और संचारी और गैर संचारी रोग इसमें शामिल किए गए। जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें प्रजनन मात्र नवजात बाल का मतलब है, जो यहाँ पर देखिए RMNCH+A, यानी कि इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव मदर, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्टिव मदर एंड न्योनेटल चाइल्ड, ठीक है। और ए का मतलब है एडोलसेंट, यानी कि किशोर, यानी कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव मदर है जो कि बच्चे को पैदा कर रहे हैं, प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, बच्चे को जन्म दे रही हैं, जो माँ दे रही हैं, और जो नवजात बच्चा है और जो किशोर बच्चा है उनकी वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल यानी कि संचारी और जो गैर संचारी रोग हैं वो भी इसके अंदर में आते हैं। और इसके अंदर जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसके अंदर जो प्रमुख पहल है, यानी कि इसके अंतर्गत इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JJSS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, निःशुल्क दवा और निःशुल्क निदान सेवा प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम चलाया जाता है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई जाती है। मोबाइल चिकित्सा इकाइयां भी हैं, ठीक है। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसके अंतर्गत इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं।
चलिए, 50वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड अंडर आईसीडीएस, यानी कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आईसीडीएस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का एक घटक नहीं है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विसेज, फॉर्मल एजुकेशन या फिर सप्लीमेंट्री एजुकेशन, इनमें से कौन सा आईसीडीएस के अंतर्गत आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा है जो नहीं आता है, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या आता है आईसीडीएस के अंदर, कौन कौन से पैकेज आते हैं। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी कि पूरक पोषण तो आता ही है, प्रे स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, वहां पर क्या दिया था, औपचारिक शिक्षा, जो कि नहीं आता, फॉर्मल एजुकेशन नहीं आता, बल्कि इसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है, प्री स्कूल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आती है, प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन आता है, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा, ये सब सभी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं आएगा, बल्कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन आएगा, और ये तीनों तो आ ही रहे हैं। फिर आता है 51 क्वेश्चन, लाइसेंस टू ऑपरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इज ग्रांटेड बाय, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, यानी कि किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि सूचना और प्रसारण प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। 52 क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर देख सकते हैं, तीसरा आंसर सही है इसका, 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 53 क्वेश्चन है, पीसीपीएनडीटी एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट, पीसीपीएनडीटी अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, किस चीज को, ये जो एक्ट लाया गया था पीसीपीएनडीटी, ये किस चीज को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा आंसर है, यानी कि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, यानी कि लिंग चयनात्मक जो गर्भपात है इसको रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम लाया गया था। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सब फोकस डाल लेते हैं। तो पीसीपीएनडीटी इसका फुल फॉर्म है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पीसीपीएनडीटी हिंदी में कहेंगे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी कि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, जो कि कब आया था, 1994 में आया था। ओके, तो 1994 में ये अधिनियम आया था, जिसका जिसका मतलब था कि जो कन्या भ्रूण हत्या और बाद में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, अब इस अधिनियम ने क्या किया, जो प्रसव पूर्ण लिंग निर्धारण था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो ये था, गर्भाधान के बाद जो भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने वाली जो भी तकनीकें हैं, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाना, और जो लिंग आधारित गर्भपात है उसके लिए प्रसव पूर्व निदान जो तकनीक है उसका दुरुपयोग को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। और ये जो अधिनियम है, आप कह सकते हो गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग की जांच पर रोक लगाने का प्रावधान है, यानी कि गर्भाधान से पहले आप जो है लड़का या फिर लड़की ये पता नहीं लगा सकते हो, और बाद में भी आप लिंग की जांच नहीं कर सकते हो, ये हमारे यहाँ जो कि बैन है। ठीक है, और कोई भी जो प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक जो है वो जो है भ्रूण के लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है। अच्छा, जो लिंग का निर्धारण करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है, तो इसका यूज करना बैन है, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज नहीं किया जा सकता है। और जो गर्भवती महिला या फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उनको ना ही शब्दों, संकेतों या फिर किसी अन्य विधि से भ्रूण के लिंग का बताया जाता है। ठीक है, यानी कि आप शब्द और संकेत के माध्यम से भी नहीं बता सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए, इसके लिए आप ना ही कोई नोटिस, ना ही कोई परिपत्र, ना ही कोई लेबल, रैपर या फिर किसी भी दस्तावेज के रूप में कोई भी विज्ञापन देता है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट रूप में आंतरिक या अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करता है, या ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होता है, तो उसे 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपया जुर्माना देना होता है। यानी कि अगर आप इसका विज्ञापन करते हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से चाहे प्रिंट रूप से, या कोई नोटिस, रैपर, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो, या फिर इससे संबंधित किसी भी कार्य में आप संलग्न हो, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है और 10,000 रुपया आपको जुर्माना देना होता है। ठीक है,
तो ये तो पीसीपीएनडीटी है। अब चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1986 में। 1986 में 61 जो एक्ट है उसके अंतर्गत आया था 23 दिसंबर 1986 में, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आया था 2005 में। और डॉरी प्रोविजन एक्ट, ये आया था 1961 में। तो यहाँ पर ईयर इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब आते हैं 54 क्वेश्चन पर। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतकों पर आधारित परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या है? पूर्व निर्धारित संकेतक पर आधारित परियोजना के प्रगति का अगर मूल्यांकन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जो पहले से निर्धारित है? तो आंसर इसका तीसरा है, उसको कहते हैं मॉनिटरिंग, अनुवीक्षण। ओके, फिर आते हैं 55 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी स्टडीज थ्रू मैपिंग व्हाइल कंडक्टिंग पीएलए। पीएलए का संचालन करते समय मानचित्रण के माध्यम से निम्नलिखित विशिष्टताओं में से किसका अध्ययन किया जा सकता है? तो यहां पर पहला है किसका? नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। पीएलए के अंतर्गत जो भी मैपिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है, कौन से फीचर्स होते हैं? नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन की स्टडी की जाती है मैपिंग के दौरान। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बीसीसी एंड एडवोकेसी आर। बीसीसी और एडवोकेसी के बीच में कॉमन क्या है? ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए हिंदी इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दूसरा आंसर इसका सही है, यानी कि ए बी और सी, ए बी सी तीनों है कॉमन। तो बीसीसी और एडवोकेसी के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों ही प्रत्यायन प्रविधि पर विश्वास करते हैं, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं और दोनों को कार्यनीति योजना की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा। ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका बीसीसी है उसका फुल फॉर्म है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो पहले हम दूसरा ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी स्टेजेस को देखेंगे। पहले बीसीसी और जो एडवोकेसी के बीच में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ओके, यहाँ पर विजिबल है आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है अब दिखाई पड़ रहा। बीसीसी और एडवोकेसी, बीसीसी का फुल फॉर्म है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये एडवोकेसी, और तीसरी चीज एक और है सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो रुकिए पहले थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। एडवोकेसी का मतलब क्या है? वर्क्स प्राइमरली टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पब्लिक लीडर और डिसीजन मेकर, ओके। कम्युनिकेशन यानी बीसीसी का मतलब है जनरेट टारगेट्स इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप। और जो सोशल मोबिलाइजेशन है उसका मतलब है एम्स टू सिक्योर कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट। यानी कि तीनों का ही आप कह सकते हो लेबल अलग अलग है, यानी जो बिहेवियर को चेंज करने का लेवल है वो अलग है। एडवोकेसी का मतलब है किसका बिहेवियर चेंज करना? जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो पब्लिक लीडर्स हैं, ठीक है, उनमें चेंज लाना। जो कम्युनिके बीसीसी का मतलब है कि जनरली जो इंडिविजुअल्स हैं उनको टारगेट करता है, या फिर जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने करता है ये। और जो सोशल मोबिलाइजेशन है उसका जो एम है वो है कम्युनिटी बेस्ड, यानी कि कम्युनिटी लेवल पर लोगों के व्यवहार को चेंज करना, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, देखिए ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की जो नॉलेज है एटीट्यूड्स है उनके बिहेवियर है उनको चेंज करना। इंटरपर्सनल यानी कि फैमिलीज फ्रेंड्स और सोशल जो नेटवर्क है, यानी कि फैमिली फ्रेंड्स जो आसपास में है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल यानी कि फैमिली फ्रेंड्स और इंडिविजुअल लेवल पर जो होता है वो बीसीसी आ जाता है।
जो कम्युनिटी बेस्ड है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच में जो संबंध है कम्युनिटी लेवल पर, वो आपका सोशल मोबिलाइजेशन में आ जाता है। और सोसाइटल यानी कि एडवोकेसी, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमने अभी बात की ना, जो लीडर हैं, पब्लिक लीडर्स हैं, ठीक है, या फिर तो पब्लिक लीडर्स वही होंगे या फिर डिसीजन मेकर्स वही होंगे, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो वही डिसीजन लेते हैं, तो वही लीडर होते हैं, तो वो जो है एडवोकेसी कहलाते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, तो उसमें क्या होता है कि वो स्टेजेस भी आते हैं, ठीक है। अभी एक दो तीन चार पांच पांच स्टेज आते हैं। तो जो बिहेवियर चेंज होता कैसे है, ठीक है, उसके स्टेज है। पहला स्टेज आता है इसमें प्री कंटेम्पटेशन। प्री कंटेम्पटेशन यानी कि अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। इस स्टेज में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रॉब्लम से अवेयर नहीं होता है, ठीक है, उसके प्रति जागरूक नहीं होता है। जो दूसरी वाली स्टेज है, इसमें क्या होता है, कंटेम्पटेशन, यानी कि अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, यानी कि उस प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, वो उसके बारे में उसको जानकारी होती है, उससे अवेयर रहता है, वो अपने अंदर अपने बिहेवियर को चेंज करने की इच्छा उसके अंदर होती है, यानी कि वो उसे अपने बिहेवियर के बारे में पता होता है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, अपने बिहेवियर के बारे में पता होता है, और वो उसको चेंज करने की इच्छा उसके अंदर होती है। तीसरी स्टेज क्या होती है, अब चूंकि उसके अंदर इच्छा आ गई है, अब वो क्या करता है, एक्शन लेता है, यानी कि टेक एक्शन, इंटेंट्स टू टेक एक्शन, यानी कि अब जो है वो एक्शन की तरफ बढ़ता है, उसकी तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आप तैयारी की, उसके बाद में आप क्या करेगा, वो एक्शन लेगा, यानी कि प्रैक्टिस करेगा उस पर, जो भी उसके डिजायर्ड बिहेवियर में, जैसा बिहेवियर वो चाहता है, जो चेंज चाहता है, उस पर अब वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जब उसका बिहेवियर अब चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज आ जाएगा, अब उसको वो मेंटेन करता है, यानी कि उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है। तो जो ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, बीसीसी है, ये इसके 5 स्टेजेस भी होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर बीसीसी और एडवोकेसी में ये तीनों चीजें कॉमन है। 57 क्वेश्चन है, Which of the following can be used for outdoor publicity? फ्लैश कार्ड, बिलबोर्ड्स, कियोस्क, बैनर या फिर फ्लिप चार्ट। आउटडोर पब्लिसिटी के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, बाह्य प्रचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, फ्लैश कार्ड, विज्ञापन, गुमटी, प्रदर्श या फिर फ्लिप चार्ट। तो देख लेते हैं इसका आंसर। दूसरा आंसर इसका सही है, यानी कि बी सी डी, ठीक है। आउटडोर पब्लिसिटी के लिए यानी कि फ्लैश, सॉरी, आउटडोर पब्लिसिटी के लिए बी है, यानी कि विज्ञापन हो जाएगा, गुमटी, कियोस्क हो जाएगा, और प्रदर्श, प्रदर्श को बैनर, ठीक है, यानी कि बिलबोर्ड, कियोस्क और बैनर, ये आउटडोर पब्लिसिटी के लिए है, यानी कि बाहर आपको अगर बड़े लेवल पर करना है तो वो यहाँ पर ये काम आता है। चलिए, 58 क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन process is always systematic, transactional, universal, functional, interactional। संचार प्रक्रिया हमेशा होती है सुव्यवस्थित, संव्यवहारिक, सार्वभौमिक, प्रकार्यात्मक, अंतर क्रियात्मक। तो इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा, दूसरा आंसर इसका सही है, ए सी एंड डी ओनली। संचार प्रक्रिया हमेशा होती है कैसी, एक मिनट, ए सी डी, दूसरा सही है, ठीक है। ऑलवेज, सिस्टमैटिक, यूनिवर्सल और फंक्शनल, ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि हमेशा सुव्यवस्थित होती है, यूनिवर्सल होती है और फंक्शनल होती है। 59 क्वेश्चन है, द मेजर फंक्शन ऑफ केवीके इन एक्सटेंशन आर। केवीके में एक्सटेंशन का मुख्य काम क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर टू फार्मर्स, प्रोवाइडिंग लेबर फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज, कंडक्टिंग रिसर्च फॉर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज,
ठीक है। अब ये केवी का फुल फॉर्म होता है किसान विज्ञान केंद्र, ठीक है। वस्तवर्थ में केवीके के प्रमुख कार्य ग्रामीण युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, खेती कामों के लिए श्रम प्रदान करना, नई खेती प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान का संचालन। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरा आंसर इसका सही है। तीसरा का मतलब है तीसरा का मतलब है ए, बी और ई, यानी कि जो केवीके है उसका मतलब क्या है, उसका मेन काम क्या है, ग्रामीण युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का यानी कि प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है, ठीक है। ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है और किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है, और है नई खेती प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान का संचालन भी करता है। ना ही ऋण उपलब्ध कराता है और ना ही श्रम प्रदान करता है, ये काम नहीं है केवीके का। फिर 60वां क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच कराना है। थियरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन दी गई है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, ठीक है, विशेषताएं दी गई हैं। अथॉरिटेरियन थियरी, लिबरेटियन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थियरी है, डेवलपमेंट मीडिया थियरी है। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। चौथा आंसर इसका सही है। तो पहले सत्तावादी जनसंचार का यहाँ सिद्धांत दिया गया है, सिद्धांत की विशेषताएं। सत्तावादी सिद्धांत का है इसमें आपका समस्त मीडिया सरकार की अभिकर्ता है, ठीक है, ये आता है सत्तावादी सिद्धांत होते हैं। स्वेच्छावादी सिद्धांत जो होते हैं, तो ये नाम से पता चल रहा है समस्त मीडिया स्वतंत्र है, ठीक। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, तो इसके नाम से ही पता चला समस्त मीडिया उत्तरदायी है। और विकास मीडिया सिद्धांत, यानी कि पहला है समस्त मीडिया समाज के विकास में सहायता करती है। तो यहाँ पर फिलहाल सिंपल है, सब में सीधा सीधा लिख दिया गया है, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी देख लेना। अब यहाँ पर हम दिखा बता देते हैं आपको, जो संचार के सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है। तो संचार के जो सिद्धांत होते हैं वो इतने सारे हैं, ठीक है। मानक सिद्धांत, बुलेट सिद्धांत, खेल सिद्धांत, षड्यंत्र निर्भरता, द्विस्तरीय कार्यसूची आधारित सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, ये संचार के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब इन सिद्धांतों में जो मानक सिद्धांत पहला वाला जो था मानक सिद्धांत, जिसे कि नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ये इस मानक सिद्धांत के अंदर भी 6 सिद्धांत आते हैं। इसके पहले भी आपने सिद्धांत पढ़ा, उसमें जो पहला वाला सिद्धांत मानक सिद्धांत उसके अंदर भी 6 सिद्धांत आते हैं। अब इसमें एक चीज हम बता दें, अमेरिकन संचार विशेषज्ञ थे G.F. साइबर्ट, टी पीटरसन और डब्ल्यू श्रेमन। तो इन्होंने क्या किया था, पूर्व में इन्होंने प्रेस के 4 सिद्धांत दिए हुए थे, यानी कि यहाँ पर 6 सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इसके पहले इन 6 में से 4 सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिए गए थे। G.F. साइबर्ट, टी पीटरसन और डब्ल्यू श्रेमन के द्वारा दिए गए थे 4 सिद्धांत। उसके बाद में जो डेनिस मैकवेल थे, इन्होंने 2 और सिद्धांत इसमें जोड़ दिए, ठीक है। इन्हीं 4 सिद्धांत में 2 सिद्धांत और जोड़ दिए डेनिस मैकवेल ने, और इसे मानक सिद्धांत का नाम दे दिया, ठीक है। अब जो मैकवेल के द्वारा सिद्धांत है वो ये 6, 4 में 2 और जोड़ दिए। अब इसमें सर्वसत्तावादी सिद्धांत, अथॉरिटेरियन थियरी है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सिद्धांत यानी फ्री प्रेस थियरी है, सोवियत मीडिया सिद्धांत है, सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत है, और जनमाध्यमों का विकास सिद्धांत है, और जनतांत्रिक सहभागिता सिद्धांत। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं 4 सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। और वैसे आप अगर हम बात करें तो ये 6 सिद्धांत होते हैं, लेकिन जो तीसरे अमेरिकन संचार विशेषज्ञ थे उनके अनुसार 4 सिद्धांत थे और मैक्सवेल के अनुसार 6 सिद्धांत थे। चलिए, तो अब यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको वीडियो ये कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है देन लाइक जरूर करें, अगर अभी आप नए हो बिल्कुल तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।